हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। गाइस, आज हम लोग 2018 का तीसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करेंगे। ये जो है 2018 का लास्ट पार्ट होगा। इसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि हल प्रश्न पत्र अगर प्रीवियस पेपर जो है मिल जाता है, सॉल्व करा देते तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है कि पेपर का पैटर्न क्या है, यूपीपीसीएस का क्या पैटर्न होता है, तो उससे पता चल जाता है। तो इसलिए जो है ये हम पेपर व्याख्या सहित इसको हल करके इस तरीके का वीडियो जो है लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि पूरा पेपर जो है हल करें, पूरा वीडियो जो है देखा करिए आप लोग। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। पेपर का पैटर्न यूपीपीसीएस का क्या होता है, प्रीवियस पेपर अगर आप लोग जो है कम से कम 10 साल के सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और पेपर किस तरीके का आता है, जैसे कि सुमेल कराने वाले क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से सुमेल कराना है, और कथन कारण वाले होते हैं तो कथन कारण वाला जो है कथन कारण वाले क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तभी पता चल पाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और कितने डीप में पूछता है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, ये आप लोगों को तभी पता चल पाएगा जबकि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो कम से कम 10 ईयर्स के आप लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। पीसीएस का जीएस का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी कि सीसैट वाला पेपर, सेकंड पेपर दोनों को सॉल्व करना है। और सेकंड पेपर तो क्वालिफाइंग होता है, ओनली 33% नंबर लाना होता है और 100 नंबर का पेपर होता है, यानी कि कुल 33 नंबर आप लोगों को लाने हैं। जबकि जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है वो 150 उसमें क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में जिन लोगों के 90 से 110 के बीच में जिनका सही हो जाता है उनके प्री क्वालिफाई होने का चांस पूरा रहता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 90 से 110 के बीच में सही करने की कोशिश करिए, यानी कि 90 प्लस आप लोगों के सही होने चाहिए। तो आप लोगों का प्री बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो गाइस, हम ये 2018 का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं। इसमें 100 से 150 तक के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी प्री एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर है 2018 का। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके 2 पार्ट हम पहले बना चुके हैं, आप लोगों को हमने जैसे कि इंट्रो में बताया है। अब हम लोग तीसरा पार्ट है जो कि 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, वीडियो का पहला क्वेश्चन है और वैसे 2018 का 101वां क्वेश्चन है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? नंबर ए है प्लियोसीन, नंबर बी है पैलियोसीन, नंबर सी है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव, नंबर डी है ओलिगोसीन। सी हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका मुख्य भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों तक विस्तृत है। थार के पूर्व में अरावली पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से निकलती है? गोदावरी, ताप्ती या तापी जिसको कहते हैं, कावेरी, नंबर डी है कबाम। तो बी वाला हो जाएगा ताप्ती या तापी। इसकी व्याख्या है, ताप्ती नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है बल्कि यह मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के सुलताई नामक स्थान से सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ताप्ती नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अन्य तीनों नदियां गोदावरी, कावेरी, कंबम पश्चिमी घाट से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, परिवहन एवं संचार का विकास। नंबर बी है राजनैतिक विकास, नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सी हो जाएगा, वैश्विक गांव की संकल्पना परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है क्योंकि परिवहन साधनों एवं इंटरनेट व्यवस्था से आज सूचनाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान शीघ्रता से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है?
ये ग्रेट ब्रिटेन है। प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है वो ग्रेट ब्रिटेन है। विश्व में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक सर्वाधिक उत्पादन डेनमार्क में होता है, जबकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेनमार्क। विश्व में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक सर्वाधिक उत्पादन डेनमार्क में होता है, जबकि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में होता है। कुछ प्रमुख देशों में प्रति गाय दुग्ध उत्पादन निम्नलिखित है। डेनमार्क 8,389 लीटर, नीदरलैंड 2,777 लीटर, ग्रेट ब्रिटेन 7,271 लीटर है। जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति गाय दुग्ध उत्पादन सऊदी अरब 10,133 लीटर, इजराइल में 10,035 लीटर, कोरिया गणराज्य 9,816 लीटर, संयुक्त राज्य अमेरिका 9,314 लीटर। क्वेश्चन नंबर 105 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो सी वाला हो जाएगा श्रावस्ती। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपदों में महिला साक्षरता दर निम्नलिखित है। श्रावस्ती 34.78%, बलरामपुर 37.43%, बहराइच 39.18%, बदायूं 40.9% और रामपुर 44.44% है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि श्रावस्ती में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? शरीफा, संतरा, अमरूद, अंगूर। तो ये डी सही हो जाएगा, अंगूर। अंगूर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा अंगूर की किस्में हैं। अंगूर की खेती भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिसार, हरियाणा, हिसार जिला यानी कि हरियाणा राज्य का हिसार और उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। केरल अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यहाँ की जलवायु की विशेषता शीतल मंद हवा और भारी वर्षा है। यहाँ मुख्यतया नदियों का बहाव पश्चिम दिशा में अरब सागर एवं झीलों में जाकर मिल जाता है। कुछ नदियां पूर्व की ओर भी बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट राज्य, सूची सेकंड सबसे ऊंची चोटी। केरल दोड्डा बेट्टा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड और तमिलनाडु सारामाती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, A23, B24, C22, D21। इस प्रकार से उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोड्डा बेट्टा, केरल अन्नाईमुड़ी और डी हो जाएगा नागालैंड सारामाती। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली और नंबर डी है चीन। तो सी वाला आंसर हो जाएगा चिली। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश चिली है। चिली एक समुद्र तटीय दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है। यह महाद्वीप के उच्च आय अर्थव्यवस्था वाला देश है। चिली एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा एवं सकरा देश है। चिली तांबा उत्पादन में भी अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 110 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, नंबर बी केरल, नंबर सी हरियाणा, नंबर डी जम्मू कश्मीर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्रमशः 835 तथा 832 है। बालिकाओं की संख्या वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की है, जिसका लाभ सबको मिल रहा है। हरियाणा राज्य में वयस्क लिंगानुपात 870 है।
क्वेश्चन नंबर 111 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15.63 करोड़ है। वहीं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 5.26 करोड़ है। महाराष्ट्र की 6.15 करोड़ है। पंजाब 1.73 करोड़ है। उपरोक्त आंकड़ों से प्रदर्शित होता है कि देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला सरीसृप, दूसरा है पहला कीट, नंबर तीसरा है पहला कवच वाले जीव, नंबर 4 है, चौथा है पहला स्तनधारी। तो इसका व्याख्या के अनुसार सी वाला सही हो जाएगा। जीवों की उत्पत्ति के अनुसार जीवों की पृथ्वी पर काल अनुक्रमानुसार व्यवस्था निम्न प्रकार होगी। कवच वाले जीव सबसे पहले पहला कीट, कवच वाले जीव, फिर पहला कीट, फिर पहला सरीसृप, फिर पहला स्तनधारी। तो इस प्रकार से सी वाला सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। कीट तथा कवच वाले जीव क्रमशः संघ आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में आते हैं, जबकि सरीसृप एवं स्तनधारी कार्डेटा संघ के जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? नंबर ए है आर्थिक वृद्धि, नंबर बी है आर्थिक विकास, नंबर सी है संपोषणी विकास, नंबर टी है मानव विकास। तो सी वाला हो जाएगा संपोषणी विकास। संपोषणी विकास मानव विकास की यह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसके साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संपोषणी विकास एक सुनियोजित सिद्धांत है जिसमें विकास प्रक्रिया से पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी विकास के साथ साथ आर्थिक तथा सामाजिक विकास का भी अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 8 मई को, 5 जून को, 16 अक्टूबर को। तो ये 11 जुलाई ए वाला सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह कार्यक्रम UNDP के द्वारा 1989 में से मनाया जा रहा है। 11 जुलाई 1989 को विश्व की आबादी 5 अरब के लगभग थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नांकित में कौन भारत की गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, नंबर बी लोकसभा, नंबर सी राज्यसभा, नंबर डी योजना आयोग, अब नीति आयोग। तो डी वाला हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग करता है। नीति आयोग के त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा में सभी आयामों में गरीबी निवारण का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से स्थापित गैर संवैधानिक संस्था है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा तथा सरकार को निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य के मध्य एक सेतु कार्य करेगा तथा तकनीकी परामर्श देगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये ए हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र सड़कों की कुल लंबाई में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई 4,10,521 किलोमीटर है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सड़क लंबाई में प्रमुख स्थान है। 117 भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बिक्री कर, आय कर, उत्पाद कर, सेवा कर। नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आयकर। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर से संबंधित है। आयकर प्रत्यक्ष कर होता है। DTC में प्रस्तावित मसौदा के
अंतर्गत शेयरों में पूंजीगत लाभ, इंश्योरेंस, मैच्योरिटी और पीपीएफ सहित सभी स्रोतों से आमदनी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 118, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। इसका आंसर ए हो जाएगा, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसका लक्ष्य पर्यावरण चेतना पर विश्वव्यापी आंदोलन करना है। उस समय इसका लक्ष्य रूस एवं अमेरिका के नाभिकीय परीक्षणों को रोकना था, परंतु समय के साथ इसमें और विस्तार हुआ तथा इसका व्यापक रूप से पर्यावरण सुरक्षा पर फोकस है। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नंबर 1 कृषि, नंबर बी संचार, नंबर सी स्वास्थ्य, नंबर डी शिक्षा। तो सी हो जाएगा। एबीसी सूचकांक एक प्रकार से स्वास्थ्य सूचकांक है। यह शिशुओं और बच्चों की उपलब्धियों का सूचकांक 4 बुनियादी पहलुओं उत्तरजीविता यानी अस्तित्व, पोषण, टीकाकरण और स्कूली शिक्षा के आधार पर मापता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडीसा के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 55%। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडीसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरों में निवास करता है। 11 जुलाई 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 70% आबादी शहरों में निवास कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो स्मॉग हो जाएगा ए वाला। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो दो या अधिक प्राथमिक प्रदूषकों यानी सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले की क्रिया से बनते हैं। स्मॉग या ध्रुम कोहरा इसका एक उदाहरण है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन व सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों व चिमनियों से, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल, अमोनिया आदि के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न होता है या आंखों में जलन व श्वसन तंत्र में के रोग का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी की तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? नंबर ए है गहरे समुद्र, नंबर बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नंबर सी है कोरल रीफ, नंबर डी है मरुस्थल। बी हो जाएगा। विकल्पों में दिए गए पारिस्थितिक तरंगों में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं तथा भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इनका औसत तापमान भी अधिक रहता है। सघन जंगल होने के कारण यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पेपर का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती हो जाएगा। बाकी रेशम, शहद और लाख, ये तीनों की जो इसके कीड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। जबकि जो मोती होता है, ये मोती कीट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। मोती एक मोलस्क प्राणी से प्राप्त होता है या कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती बनाने वाले जीव का नाम पर्लो ओयस्टर है। यह एक समुद्री जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम पिंक टाडा वल्गोरिस है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पत्तों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है वो कितने डेसिबल में प्रदर्शित होती है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, 20 डेसिबल। सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों का
सरसराहट 20 डेसिबल होगा। सामान्य बोलचाल के लिए ध्वनि 60 डेसिबल होती है तथा 140 डेसिबल की ध्वनि कानों के लिए नुकसानदायक होगी। क्वेश्चन नंबर 125 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। नंबर ए मॉस्को में, नंबर बी पेरिस में, नंबर सी बर्लिन में, नंबर डी टोक्यो में। तो बी हो जाएगा पेरिस में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? नंबर ए है 2000, नंबर बी है वर्ष 2008, नंबर सी 2012, नंबर डी 2015। तो बी हो जाएगा वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोक अर्पित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बदलाव के नियंत्रण के लिए नीतियां बनाना तथा उन्हें लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 127 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर, नंबर बी है वन, नंबर सी है पर्वतीय, नंबर डी है मरुस्थलीय। क्वेश्चन ए हो जाएगा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय महासागर है। सागरीय यानी महासागर है। किसी तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता उसके जैविक एवं अजैविक घटकों पर निर्भर करती है। अजैविक घटक जैसे तापमान, प्रकाश आदि जैविक घटकों को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, इंसीनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, नंबर सी हरे पेड़ों को काटने के लिए, नंबर डी खाद बनाने के लिए। तो ए हो जाएगा इंसीनरेटर्स ऐसे तंत्र हैं जिसमें हवा की उपयुक्त आपूर्ति के साथ कूड़े कचरे को जलाया जाता है। इससे साधारण दहन की अपेक्षा हानिकारक गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। ग्रीन हाउस गैस होती है जिसको, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसके वृद्धि होने से जो विश्व है, जो पृथ्वी है, इसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। ये मानव के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, यानी पूरी पृथ्वी के लिए काफ़ी नुकसान इससे हो सकता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव का सीधा परिणाम है वैश्विक ताप में वृद्धि, अर्थात भूमंडलीय ऊष्मीयकरण। पृथ्वी द्वारा उपस्थित कुछ गैसें जिन्हें हरितगृह गैसें कहा जाता है, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि, जो सूर्य के ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, उसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन 60 से 90%, अल्प मात्रा में उपस्थित कुछ अन्य गैसें जैसे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, CNG संपीडी प्राकृतिक गैस व LNG द्रवित प्राकृतिक गैस के दो व्यावसायिक रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? नंबर ए है आइब्रूप्रोफेन, नंबर बी है एसिटामिनोफेन, नंबर सी है एस्प्रिन, नंबर डी है डिक्लोफिनेक। तो डी हो जाएगा। मवेशियों को दर्द निवारक के रूप में अक्सर डिक्लोफिनेक नामक दवाई दी जाती है। जब ये मवेशी मर जाते हैं तो गिद्ध इनके शवों को खा जाते हैं और इस प्रकार डिक्लोफिनेक गिद्धों के शरीर में प्रवेश करता है और इनके वृक्क यानी किडनी को क्षति पहुंचाता है। भारत में डिक्लोफिनेक के अत्यधिक उपयोग से गिद्धों की मृत्यु होने लगी और ये लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। अब भारत सरकार द्वारा इस दवाई पर
प्रतिबंध लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत व फ्रांस। तो नंबर ए है चीन, नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर सी है भारत और नंबर डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। वर्ष 2015 में सर्वाधिक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश चीन था। इसके बाद क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, जापान का स्थान है। वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार चीन का कार्बन वैश्विक उत्सर्जन 27% था। क्वेश्चन नंबर 146 है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। तो डी हो जाएगा संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार व नीति विश्लेषक हैं जिन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के महासचिव के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भू अर्थशास्त्र व रणनीति के निदेशक भी रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मीडिया सलाहकार व मुख्य प्रवक्ता PMO भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखित इस पुस्तक का बॉलीवुड फिल्म में रूपांतरण वर्ष 2018 में हर्षा मेहता द्वारा किया गया है, जिसमें अभिनेता अनुपम खेर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही स्थिति बताइए। नंबर ए है 26 नवंबर 1949, नंबर बी है 5 दिसंबर 1949, नंबर सी है 26 जनवरी 1950, नंबर डी है 25 जनवरी 1950। तो सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तथा संविधान सभा को उसी दिन भंग कर दिया गया। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल गई। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 संख्या ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्य थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? और डी हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद राज्यसभा के विधान मंडल का उच्च सदन है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य की 1/3 से अधिक नहीं होती परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 40 होनी अनिवार्य है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना है। यानी कि पूरे राज्य में सिर्फ 7 राज्य, पूरे भारत के पूरे कुल राज्यों में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है। 7 राज्यों के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यानी कि ये जिन 7 राज्यों में है, ये राज्य भी अगर चाहें तो अपने विधानमंडल से विधान परिषद को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये मौजूद रहेगी तब तक इनको भंग नहीं किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है लेकिन बीच में भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? नंबर ए 1985, 1986, 1987, 1988। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा 1985। भारत सरकार द्वारा महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के
अंग के रूप में की गई थी। 30 जनवरी 2006 को इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। तो ये तो वैसे केंद्र सरकार का हो गया। फिर राज्यों में जो होता है महिला बाल विकास विभाग, उसी के अंतर्गत CDPO की नियुक्ति होती है और महिलाओं की देखभाल, बच्चों की देखभाल इसी विभाग के द्वारा की जाती है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहलाता है या विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र से प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 प्लस 2 यानी कि 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। नंबर बी, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। नंबर सी, भारत आपदा मुक्त देश है। नंबर डी, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसमें ABCD में सी वाला जो है सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा वाला जो है ये सब 3 ऑप्शन सही है। और जो तीसरा नंबर है कि भारत आपदा मुक्त देश है, ये गलत है क्योंकि भारत में भी आपदाएं आती रहती हैं। बाकी और जितनी है जैसे प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा होता है। भोपाल गैस त्रासदी भी मानव त्रुटि के कारण हुई, इसलिए यह मानव निर्मित भोपाल गैस त्रासदी मानव त्रुटि के कारण हुई, इसलिए यह मानव निर्मित घटना है। यानी कि जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, ये मानवीय भूल रही है, एक प्रकार से मानव की गलती रही है, जिस वजह से गैस उस कंपनी से लीक हो गई और पूरे भोपाल में गैस फैल गई थी, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा होता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता है विकासशील देशों का। तो इसलिए जो है यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो बचाव कार्य जो है बहुत तेज़ी से नहीं चल पाता या सुरक्षा के बहुत अच्छे इंतज़ाम नहीं होते हैं, इसलिए विकासशील देशों में ज़्यादा जो है इसका नुकसान होता है। और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव, जो मैंग्रोव होते हैं वो चक्रवातों का प्रभाव कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिक होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, नंबर सी इलेक्ट्रॉन, नंबर डी पराध्वनिक तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला प्रकाश। प्रकाश का वेग 3 × 10 की 18 की 8 की पावर 3 × 10 8 की पावर मीटर प्रति सेकंड अधिकतम वेग है। इसके अतिरिक्त पराध्वनिक तरंग का वेग -144 -1440 मीटर प्रति सेकंड तथा इलेक्ट्रॉन का 2200 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु। नंबर बी है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नंबर सी है कार्बन का समस्थानिक। नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ग्रेफीन कहा जाता है। ग्रेफीन कार्बन परमाणुओं का एक सतही व्यवस्थित रूप है, मछली के जाल जैसा। चूँकि ग्रेफीन सामान्यतया नैनोमीटर में नापे जाने वाली संरचना बनाता है, अतः इसे कार्बन की नैनो संरचना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो डी हो जाएगा इस्पात में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होगा। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग मुख्यतया माध्यम के
प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोसों में, उसके बाद द्रवों में और सबसे कम गैसों में होता है। यानी जो हम लोग कोई किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि होती है, कोई आवाज़ होती है, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ जो किसमें चलती है, सबसे ज़्यादा ठोस चीज़ों में चलती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे इस्पात है, स्टील है या लोहा है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगी ध्वनि। फिर इसके बाद जल में जो है चलने की जो है क्षमता होती है, और सबसे कम जो क्षमता होती है वो वायु में होती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। नंबर ए ओजोन, नंबर बी है सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर डी है पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। तो डी हो जाएगा पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। PAN का द्वितीयक प्रदूषक है, एक द्वितीयक प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनी स्माग में पाया जाता है। इससे आँखों में जलन व श्वसन रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग ने इसको लिखा है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वर्ष 1988 में प्रकाशित। पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ब्लैक होल तथा बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया। विज्ञान के क्षेत्र में इनके अहम योगदान के लिए इन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम तथा विशिष्ट भौतिकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नंबर डी हो जाएगा आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कोर्बिक एसिड है। यह जल में घुलनशील है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अन्य स्रोत नींबू, टमाटर, नारंगी, खट्टे खाद्य पदार्थ, मिर्च आदि हैं। आंवला पादप जगत में मैंगोलियोफाइटा वर्ग का है। इसे अमृत फल, पंचरसा या इंडियन गूजबेरी भी कहा जाता है। यह अनेक शारीरिक दोष जैसे श्वास रोग, रक्त पित्त, दमा, हृदय रोग, चर्म रोग और के उपचार में लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। नंबर ए है मंगल। मंगल में जीवन की संभावना जो है तलाशी जा रही है, उसकी संभावना पाई जा रही है। तो इसलिए जो है ए वाला जो है मंगल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के बाद सौरमंडल में के मंगल ग्रह पर जीवन का अस्तित्व की संभावना है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल रंग की है। इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके दिन रात का मान व अक्ष पर झुकाव पृथ्वी के समान ही है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 686 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बी वाला हो जाएगा, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे। उनके अन्य योगदानों में सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ब्राउनी गति, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कोशिकीय गति, एकीकृत क्षेत्र का सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, नंबर बी है सौर ऊर्जा, नंबर सी है पेट्रोलियम ऊर्जा, नंबर डी है
कोयला ऊर्जा। तो बी वाला हो जाएगा सौर ऊर्जा, मुख्य रूप से सूर्य की किरणों से सोलर सेल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है। यह प्रक्रिया में कोई हानिकारक गैस या अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनाते, अतः इसे ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर ए है समाजवादी, नंबर बी है उदार बौद्धिकतावादी, नंबर सी है गांधीवादी, नंबर डी है ये सभी। तो डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, उदार बौद्धिकतावादी व गांधीवादी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 3 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। इस योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना तथा योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना आदि है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो PN भगवती, सी वाला सही हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका 1980 के दशक में को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। इसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 के वाद में देखा गया और सुनवाई हुई। तो गाइस ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। UPPCS, CDPO और इसी से संबंधित हम बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं। बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और PCS के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इशू है अगर आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में किस प्रकार की कौन सी जो है भूल हुई है, कौन सी कमी है, ये भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।